हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। डेट है आज की 29 नवंबर 2022 एंड आप सभी का स्वागत है आज के एडिटोरियल डिस्कशन में। देखिए, आज हम टोटल 3 मुद्दे डिस्कस करेंगे। पहला मुद्दा है डोमेस्टिक वायलेंस से संबंधित। रिसर्चर या बात कर लीजिए राइटर, उन्होंने कुछ रिसर्च करी है इसके रिगार्डिंग, तो कुछ इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स हैं जिनको हम अपने आंसर्स में यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा मुद्दा होगा वो हम डिस्कस करेंगे थोड़ा इंडिया अफ्रीका के जो रिलेशंस है ना, स्पेशली डिफेंस सेक्टर के अंदर, उनको समझने की कोशिश करेंगे। तीसरा जो मुद्दा है वो जुवेनाइल जस्टिस से संबंधित है। तो तीनों मुद्दे एक-एक करके देखेंगे एंड समझेंगे कि क्या इश्यूज़ यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग हमें देखने को मिलते हैं। बट उससे पहले आज की कोट ऑफ द डे, जो क्या है नेल्सन मंडेला जी के द्वारा। ये क्या बोल रहे हैं? डू नॉट जज मी बाय माय सक्सेस, जज मी बाय हाउ मेनी टाइम्स आई फेल डाउन एंड गॉट बैक अप अगेन। देखो, लाइफ में मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया हुआ है, फेलियर सबको आते हैं, पर इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि क्या आप फेलियर से क्या सीखते हो एंड अगली बार आप सक्सेस की तरफ मूव ऑन करते हो। देखो, लाइफ में ना सक्सेस कोई ऐसी नहीं होती कि आपका बिल्कुल स्ट्रेट पाथ है, आप यहाँ से स्टार्ट करें पॉइंट ए से और पॉइंट बी में पहुँच गए। नहीं, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स डेफिनेटली आते हैं, बट इवन विद दोज़ अप्स एंड डाउन्स कहीं न कहीं अगर आप सही डायरेक्शन में चले हो, अपनी एफर्ट्स और अपनी हिम्मत को बिल्कुल अपने साथ में लेकर चले हो, तो डेफिनेटली आप अपने गोल तक पहुँचते ही पहुँचते हो। एग्ज़ाम्पल लेते हैं थॉमस एडिसन का। ठीक है? लाइट बल्ब इन्वेंट करना था, हज़ारों ही बार अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट हुए, बिल्कुल हुए, राइट? तो कितनी बार वो गिरे और कितनी बार वापस उठे ताकि एक नया अटेम्प्ट कर पाऊँ, अपनी इन्वेंशन तक मैं पहुँच पाऊँ। तो एक एग्ज़ाम्पल हमारे ये हो गए, बहुत ही रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल है, ठीक है ना? आप जानते हो अब्राहम लिंकन के बारे में, ठीक है? वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्रेज़िडेंट्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, राइट? कितने अच्छे-अच्छे काम किए उन्होंने यूएस के लिए, पर क्या आप ये जानते हो कि उन्होंने अपनी लाइफ़ के अंदर मोस्ट ऑफ द इलेक्शंस, जब भी वो किसी न किसी तरह से इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किया है, ज़्यादातर इलेक्शन उन्होंने हारे हैं, ठीक है? तो पर ऐसा नहीं था कि उन्होंने अपनी हार से अपना पीछे हट गए, नहीं, अपनी गलतियों को सुधारा, अपनी गलतियों को समझा, उनको वर्क किया एंड वापस उठ खड़े हुए, ठीक है ना? उसी तरह से आजकल ना देखो, आप जानते भी हो इलॉन मस्क, ठीक है? ऑल्दो आजकल थोड़ी कंट्रोवर्सीज़ में है ड्यू टू ट्विटर से रिगार्डिंग, बट आप एज़ एन इन्वेंटर या फिर एज़ एक तरह से विज़नरी आप देखते हो कि फ्यूचर में कितना अच्छा इनका विज़न है, ठीक है ना? तो काफ़ी बार इलॉन मस्क ने भी अपनी अलग-अलग जो भी एंटरप्राइज़ेज़ थी, उनमें काफ़ी बार फेलियर्स देखे हैं। पर इनकी कोशिश थी कि नहीं, मुझे दुनिया के लिए कुछ अलग करना है, कुछ डिफरेंट करना है एंड उसी बेसिस के ऊपर वो वापस हर बार, इवन जब उनका फेलियर भी देखने को मिले हैं, वो वापस आए हैं, ठीक है ना? हम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को देख सकते हो। लाइफ के अंदर बहुत सारे सेटबैक्स देखे इन्होंने भी, ठीक है ना? एक आप जानते हो कि कितना डिस्क्रिमिनेशन इनको अपनी स्टार्टिंग लाइफ के अंदर फेस करना पड़ा, बट इवन विद ऑल दोज़ थिंग्स ही डिसाइडेड कि नहीं, कुछ चेंज करना है, तो उसके बेसिस पे वो वर्क करते रहे, राइट? इवन देखो, नेल्सन मंडेला जी ने खुद ये कोट लिखी है, तो नेल्सन मंडेला की भी लाइफ आप जानते हो, गांधी जी की लाइफ भी आप जानते हो। इन सभी ने अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारे सेटबैक्स देखे हैं। गांधी जी के लिए कि चौरी चौरा जो इंसिडेंट था, वो काफ़ी मेजर एक सेटबैक का था। ठीक है, बट इवन विद दैट ही डिसाइडेड कि नहीं, हम कमबैक करेंगे, इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए लड़ेंगे और वो लड़े भी, ठीक है ना? तो इस तरह से आपको भी देखो, आपकी यूपीएससी जर्नी के अंदर आई एम वेरी श्योर, ज़रूरी नहीं है कि आप में से सभी फर्स्ट एस्पिरेंट हो, ठीक है? कई बार कई लोगों का सेकंड, थर्ड, फोर्थ अटेम्प्ट भी है, आई नो दैट। तो बहुत सारे आप लोगों ने भी अपनी लाइफ के अंदर, यूपीएससी जर्नी के अंदर या इन जनरल लाइफ के अंदर भी कुछ अपने फेलियर्स देखे होंगे। पर इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आप कितनी बार फेल हुए, इम्पोर्टेंट ये है कि कितनी बार आप गिरे और वापस खड़े हुए, ठीक है ना? बॉक्सिंग के अंदर बोलते हैं ना कि ये चीज़ होती है, ठीक है ना? कि आप कितनी बार आप खड़े हो पाते हो वापस। तो यही हमें चीज़ अपनी लाइफ के अंदर भी करनी है कि हाँ, मुश्किलें आएँगी, गलतियाँ करेंगे, बट गलतियों से सीखेंगे, वापस खड़े होंगे एंड सक्सेस की तरफ पहुँचेंगे। तो लाइफ ध्यान में रखना इसी तरह से वर्क करती है, कोई स्ट्रेट पाथ नहीं होता। आई बात समझ में? ठीक है, तो चलते हैं हमारे पहले आर्टिकल की तरफ, जो क्या है, स्टिल अ नाइटमेयर फॉर डोमेस्टिक वायलेंस सर्वाइवर्स। और इसको आप जीएस पेपर 1 के कंपोनेंट के साथ रिलेट कर सकते हो एंड इस पर्टिकुलर जीएस पेपर 2 के इस कंपोनेंट के साथ भी रिलेट किया जा सकता है। देखिए, कुछ दिन पहले ना मैंने आपके साथ एक आर्टिकल डिस्कस किया था, जहां मैंने आपको बताया था कि जो 25 नवंबर है, वो क्या सेलिब्रेट किया जाता है, एज अ एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन या फिर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, ठीक है ना? 25 नवंबर को हम ये सेलिब्रेट करते हैं, बिल्कुल। पर इसके ही कुछ दिन पहले हमें एक चीज़ देखने को मिली। एक इंसिडेंट आप सभी ने भी सुना होगा, आई एम वेरी श्योर, दिल्ली के आस-पास का ही इंसिडेंट है, जहाँ पर क्या हुआ, एक ठीक है ना, एक पर्सन ने अपने जो पार्टनर था, उसको उसका मर्डर, उसका इल्ज़ाम इस तरह से है कि उसका मर्डर किया गया एंड उसके छोटे-छोटे टुकड़े काट के अलग-अलग जगह फेंकेंगे।
ठीक है। और ये सिंगल इंसिडेंट नहीं है, इस तरह के बहुत सारे इंसिडेंट पिछले कुछ हफ्ते के अंदर ना बहुत सारे इस तरह के इंसिडेंट हमें सुनने को मिले हुए हैं। तो यहाँ पर ना क्वेश्चन आ जाता है कि भैया ये जो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, ये अच्छे से काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा? क्या इसके रिगार्डिंग जो इश्यूज हैं या फिर जो ये अचीव करना चाहता है कि हाँ, वुमेन के अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होना चाहिए। यहाँ पर इंटीमेट पार्टनर को भी ये सारी चीजें इंक्लूड करी गई हैं, इवन कोई मैरिड नहीं भी है उसको भी इंक्लूड किया गया है। तो ये सारे वर्क कर भी रहे हैं नहीं कर रहे, ये हमें देखना पड़ेगा। और यहाँ पर ना राइटर ने नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 NFHS 5 का डेटा कोट किया है। उस डेटा के हिसाब से क्या बोला गया है कि नियरली जो 1/3 वुमेन है ना जिनकी शादी हुई है बिटवीन 18 टू 49 ईयर्स, उन्होंने बताया है कि उनको कभी ना कभी किसी ना किसी प्रकार का वायलेंस फेस करने को मिला है। वो किस तरह का वायलेंस हो सकता है? देखो, आप सिर्फ ना डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब फिजिकल वायलेंस के ऊपर मत जाओ, नहीं। फिजिकल वायलेंस के साथ ही साथ एक तरह का इमोशनल वायलेंस, ठीक है ना, एक तरह का सेक्सुअल वायलेंस, ये सारी चीजें आपके इसके अंदर आ जाती हैं। तो 1/3 वुमेन ने तो अग्री कर लिया, आप समझ रहे हो? ये तो अग्री करने वाली महिलाएं कि हाँ, हमने ये चीज फेस किया है। बहुत सारी महिलाएं तो ऐसी भी होंगी ना जिन्होंने एक्चुअल में अपनी लाइफ में फेस किया होगा डोमेस्टिक वायलेंस, पर उन्होंने मना कर दिया कि हमें हमें हमारे हस्बैंड ने कभी ऐसा नहीं किया, राइट? तो ये नंबर एक्चुअल में बहुत ज्यादा है, पर 1/3 तो ऐसी है जिन्होंने एग्री किया हुआ है। और ऊपर से देखिए, ये जो नंबर है ना, हमें रूरल एरियाज में ज़्यादा देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू अर्बन एरियाज़। और रूरल में आप नोटिस कर भी सकते हो, रूरल में तो जो हम रिपोर्टिंग की बात करते हैं, वो तो और कम होगी, ठीक है? या फिर जो एग्री करते हैं, उनकी नंबर तो और कम होगा। तो कहने का पॉइंट ये है कि इंडिया में बहुत सारी मेजॉरिटी ऑफ द वुमेन ऐसी होती हैं, जो अपनी लाइफ के अंदर कभी ना कभी किसी ना किसी प्रकार का वायलेंस ज़रूर डेफिनेटली फेस करती हैं। और ये जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा था ना, इन्होंने जो 1/3 वाला नंबर दिया है, ये सिर्फ़ उनके हस्बैंड से है। ठीक है? ये नंबर में सिर्फ हस्बैंड के द्वारा वायलेंस कैप्चर हुआ है। इसके अंदर हो सकता है किसी के सास, किसी के ससुर और या फिर कोई भी और भी फैमिली मेंबर्स के थ्रू हुआ हो, तो वो यहाँ पे इस डेटा के अंदर कैप्चर नहीं है। तो नंबर एक्चुअल में बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना? तो राइटर का यही पॉइंट है, देखो 17 साल पहले 2005 के अंदर हमने ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट लेकर आए, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस, ये वाला एक्ट लेकर आए। पर आज भी टाइम के ऊपर कुछ ना कुछ इश्यूज हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। या तो ऐसा है कि इस लॉ को अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, कई जगह लॉ की प्रॉपर अवेलेबिलिटी नहीं है, या फिर जो वुमेन है उनकी रीच से बहुत ज़्यादा दूर जा चुका है ये लॉ, राइट? ऊपर से देखिए, यहाँ पर एनएफएचएस का डेटा जो बता रहा है हमें, उसमें ये है कि जिन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस कभी ना कभी फेस किया है ना, उसमें से सिर्फ 14% महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने कुछ हद तक किसी से हेल्प मांगी है। आई बात समझ में? और रूरल एरियाज में नंबर और भी कम हो जाता है। मान लीजिए, मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ, अगर 100 महिलाएं हैं ना, तो ऐसा एनएफएचएस बोलती है कि नियरली 32 महिलाएं ऐसी हैं उनमें से जिन्होंने बताया है कि वो वायलेंस फेस करती हैं। और 32 का 14%, ठीक है ना, नियरली आप मान के चल सकते हो सिर्फ 5 महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने ये बात मानी कि ठीक है, 32 का 14% नियरली 5 महिलाएं आएंगी। तो इतनी महिलाएं हैं जो बताती हैं कि हाँ, हमने कभी डोमेस्टिक वायलेंस के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ हेल्प मांगी है। तो नंबर बहुत ही कम है। अर्बन एरियाज में थोड़ा ठीक ठाक है, बट एज कम्पेयर टू रूरल के कंपेरिजन में रूरल तो बहुत ही ज्यादा नीचे चला जाता है। ठीक है? तो एक क्वेश्चन यहाँ पे यही उठता है कि ऐसा क्यों है, ये हेल्प क्यों नहीं मांग रही? या फिर महिलाओं के अगर ये क्वेश्चन पूछे कि आपने अभी क्यों बताई ये चीज, आपने पहले कभी नहीं क्यों नहीं बताई, या फिर आपने अपने हस्बैंड को पहले क्यों नहीं छोड़ दिया, इस तरह की चीजें आती हैं। तो काफी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस के इस क्वेश्चंस के आंसर काफी कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे राइटर को देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या है, एक मुद्दा ये उठा कि महिलाओं को लगता है कि ना सिचुएशन बदल जाएगी। उनको लगता है कि वो अपने हस्बैंड का बिहेवियर चेंज कर सकती है समय के साथ, वो उनकी बात सुनेंगे, ऐसा उनको लगता रहता है। उसके साथ ही साथ महिलाओं को ये भी लगता है ना कि हम ना एक तरह का बर्डन बन जाएंगे दूसरों के ऊपर। जो उनकी फैमिली है, मान लीजिए हस्बैंड एक एक पर्टिकुलर महिला की शादी हुई किसी पर्सन के साथ, तो उसको लगता है कि अगर उसने हस्बैंड को अपने छोड़ दिया, तो जो इसकी फैमिली है, ठीक है ना, इसके जो माँ बाप है, उसके ऊपर एक तरह का बर्डन बन जाती है। इसलिए वुमेन भी एक अगर शादी के अंदर बंधी रहती हैं, इवन इफ द फैक्ट इज कि वहां पे उसके साथ अलग अलग तरह की डोमेस्टिक वायलेंस को फेस करनी पड़ रही है। बहुत सारी केस में ऐसा भी सुनने को मिला है कि जो मदर है उसकी पहले ही बहुत सारी परेशानियां हैं, जो लड़की की माँ है उसकी ऑलरेडी बहुत सारी परेशानियां हैं, तो अपनी अगर उसने परेशानियां और बता दी, तो पता नहीं उसकी मदर को क्या हो जाएगा, राइट? तो इस तरह का ये चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिली है। उसके साथ ही साथ लड़कियों को ये भी लगता है कि ना कि वो अपनी फैमिली का ना नाम लेकर आई हैं अपने साथ। तो एक फैमिली को अपने एक शर्म होती है, ठीक है, शेम और डिसऑनर, ठीक है ना,
उसके साथ ये चीज़ें एसोसिएट नहीं करना चाहती कि अपनी फैमिली का नाम बदनाम करें। इस तरह की बातें यहाँ पे सुनने को मिलती है जब महिलाओं की बात होती है। उसके साथ ही साथ जहाँ पर कहीं ऐसा होता है कि बहुत सारी सिस्टर्स हैं, बहुत सारी लड़कियाँ हैं, तो ऐसा माना जाता है कि हर लड़की की अपनी-अपनी ज़िम्मेदारी है, अपने-अपने परिवार के अंदर वो ठीक रहे। वो उसके माँ-बाप की ज़िम्मेदारी नहीं है, बहुत सारी लड़कियों ने ऐसे जवाब भी दिए हैं। तो देख रहे हो कितने डिफरेंट हमें रिस्पॉन्सेज़ देखने को मिलते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर वो डोमेस्टिक वायलेंस के होने के बावजूद भी क्यों एक रिलेशनशिप के अंदर वो स्टिक करती हैं। इसके साथ ही राइटर ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन करी है, वो क्या है? वो ये है कि देखो, महिलाएँ ना 2 तरह की होती हैं। किस तरह की? ऐज़ इन ना कि पहली वो महिलाएँ हैं, जो कि पर्टिकुलर चीज़ होने के 6 महीने के अंदर मतलब वायलेंस होने के 6 महीने के अंदर किसी और को बताती हैं कि हाँ, मुझे ये इश्यू आया या फिर मुझे हेल्प की ज़रूरत है। ऑन द अदर हैंड दूसरी महिलाएँ ऐसी होती हैं जो 5 साल के बाद बताती हैं कि हाँ, मेरे साथ 5 साल पहले वायलेंस हुई थी। आई बात समझ में? तो एक तो वो महिलाएँ हैं जो बहुत जल्दी नहीं बोलूँगा क्योंकि एज़ इन जल्दी हेल्प माँग लेती हैं। ऑन द अदर हैंड दूसरी ऐसी महिलाएँ यहाँ पे नोटिस करी हैं राइटर ने, जो बहुत ही ज़्यादा लेट टाइम के बाद हेल्प माँगती हैं। अब ऐसा क्यों है? आप खुद सोचिए। जो पहली साइड है ना, जहाँ पर 6 महीने के अंदर ही थोड़ी हेल्प माँगी गई है, वहाँ पर उनको लगा कि नहीं, मैं शायद इस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के अंदर एडजस्ट ही नहीं हो पाऊँगी, तो उनकी कोशिश होती है उस रिलेशनशिप से जल्दी बाहर जाने की। अब जो ऐसी महिलाएँ थी, इनके साथ 2 रिस्पॉन्सेज़ हुए, वो क्या थे? ज़्यादातर केसेज़ में ऐसा देखा गया कि इन्होंने हेल्प माँगी अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने पेरेंट्स से, कि मेरे साथ ना इस रिलेशनशिप में ये दिक्कत आ रही है, आप मेरी हेल्प कीजिए। तो उनके ज़्यादातर पेरेंट्स ने ऐसा बोला कि देखो, एक रिलेशनशिप के अंदर दिक्कतें आती ही हैं, आपको थोड़ा एडजस्ट होना पड़ेगा। तो ज़्यादातर केसेज़ में ऐसा नोटिस किया गया। ऑन द अदर हैंड कुछ थोड़े बहुत माइनॉरिटी केसेज़ ऐसे थे, जहाँ पर क्या देखने को मिला कि उन्होंने बोला कि हाँ, आप डाइवोर्स दे दो इस पर्सन को, क्योंकि वो आपके ऊपर वायलेंस करता है। तो आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो कि मेजॉरिटी कहाँ पर जा रही है? मेजॉरिटी यही बोल रही है कि नहीं, आपका एक फैमिली के अंदर, एक रिलेशनशिप के अंदर दिक्कतें आती ही आती हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? थोड़ा एडजस्ट करना चाहिए। फैमिली की नीड्स का ध्यान रखना चाहिए, इस तरह की चीज़ें, राइट? तो यहाँ पर देखो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप हेल्प किससे माँग रहे हो और उनसे किस तरह की एडवाइस ली जा रही है, ठीक है? इसके साथ ही जो दूसरा केस है जहाँ पर महिलाएँ बहुत ही लेटर टाइम के ऊपर ओपन अप होती हैं या फिर हेल्प माँगती हैं, जब मैंने बताया ना 5 साल के बाद वो हेल्प माँग रही हैं, वायलेंस होने के 5 साल बाद। अब ऐसा क्या था? ऐसा इसलिए है कि ना एक टर्निंग पॉइंट या टिपिंग पॉइंट आ जाता है, वो क्या हो सकता है? देखो जो महिला है उसको हो सकता है लगे कि यार मेरे बच्चे भी सेफ नहीं है इस पर्सन के साथ, ठीक है? जिसके साथ उसकी शादी हुई है, हो सकता है उसके साथ उसके बच्चे भी वो सेफ्टी ना फ़ील करें या फिर उसको पता लग जाए कि हस्बैंड का किसी न किसी के साथ अफ़ेयर चल रहा है या फिर जो डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि कुछ ना कुछ मेडिकल हेल्प लेने की सिचुएशन आ जाती है। तो इस तरह की सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पर ना वायलेंस शुरू होने के 5 साल के बाद महिलाएँ ओपन अप होना स्टार्ट करती हैं, वो बताती हैं कि हमें कुछ ना कुछ हेल्प की ज़रूरत है। तो देखो यहाँ पर क्लियरली हमें एक चीज़ नोटिस करने को मिल रही है कि पहली बात तो महिलाएँ ओपन अप नहीं हो पा रही, ठीक है ना? दूसरी बात अगर आप ओपन अप हो रही हैं, तो जिनके साथ ओपन अप हो रही हैं, वो ज़्यादातर ये एडवाइस दे रहे हैं कि नहीं, एक रिलेशनशिप के अंदर दिक्कतें आती हैं, आपको आपस में बैठ के सुलझा लेना चाहिए। तो कुछ केसेस में हो क्या रहा है, जो पैट्रियार्की है ना, हमें वहाँ पे उसके लक्षण देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पर मेल की डोमिनेंस ज़्यादा है, ठीक है ना? और वुमेन देखो वुमेन को ये एडवाइस दी क्यों जा रही है? वो इसलिए दी जा रही है क्योंकि वुमेन मेन के ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट है, ठीक है ना? अगर मान लीजिए महिला ने एक अपने हस्बैंड को जो उसके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस करता भी है, उसको छोड़ दिया, तो होगा क्या? महिला के पास अपना घर का गुज़ारा करने के लिए कहाँ से पैसे आएँगे? ये इस तरह के इश्यूज़ हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ ही साथ एक जो इंटरव्यूअर ने जो इंटरव्यू लिया है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक और ऑब्जर्वेशन आया है, वो क्या है कि महिलाओं को कंडीशन ही इस तरह से किया जाता है कि आपको सहना ही पड़ेगा। ठीक है ना? कि आपके ऊपर ज़ुल्म होगा ही होगा। महिलाओं को कंडीशन ही इस तरह से किया गया है कि हस्बैंड सुपीरियर है और वुमेन नीचे है। तो पैट्रियार्की यहाँ पे देखने को मिलती है कि हाँ, अगर अगर एक कोई हस्बैंड ना अपनी वाइफ को मारता है, पीटता है, तो उसका हक है, ठीक है? एक्सेप्टेबल मान लिया जाता है इस चीज़ को। तो ये भी एक मेजर इश्यू यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है कि सर्वाइवर्स इस वजह से ना ये इश्यू को अपने अंदर ही दबा के रख देती हैं क्योंकि उनको लगता है कि नहीं ये ठीक है अगर मेरे हस्बैंड मार रहे हैं, हो सकता है मेरी ही कोई गलती रही होगी। तो ये सारे इश्यूज़ हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो अभी देखो राइटर भी यही बात कर रहे हैं कि देखो अगर ये एक अपनी हेल्प कहीं से देख रहे हैं, तो हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि एक प्रॉपर लीगल जस्टिस इनको हम प्रोवाइड करें,
लीगल जस्टिस हर जगह नहीं जा पा रहा, इस वजह से ये सारे इश्यूज हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। कुछ एरियाज ही हैं, जैसे अर्बन एरियाज में हो सकता है जहाँ पे वुमेन थोड़े एम्पावर्ड हों, वहां पर कुछ एनजीओज उनकी हेल्प कर देती हैं, ठीक है ना। तो या फिर वुमेन कहीं ना कहीं अगर एम्पावर्ड ज्यादा है, उसकी खुद की अच्छी जॉब है, ठीक है, अगर उसके पास अच्छा खासा कमा लेती है, तो शायद उस केस में यहाँ पर हमें ये सिचुएशंस कम देखने को मिलती हैं जहां पर वो इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट है, वो दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं है। तो जरूरत क्या है कि वुमेन के पास एक तो देखो अच्छे खासे स्किल्स हों, ताकि वो अपने आप का गुजारा खुद कर पाए, ठीक है, अपने पैरों पे खुद खड़ी हो पाए। इसके साथ ही साथ जो पुलिस है उनको भी प्रॉपर हमें ट्रेन करना पड़ेगा। कई बार ऐसा क्या होता है कि ना पुलिस भी ना प्रॉब्लम का हिस्सा बन जाती है। पुलिस को सोल्यूशन देना चाहिए था, पर पुलिस क्या बोलती है कि नहीं, आप लोग, हम एफआईआर नहीं लिखेंगे आपकी, आप लोग आपस में कॉम्प्रोमाइज कर लो। तो कई बार क्या होता है, वो कॉम्प्रोमाइज तो क्या होता है, वो हस्बैंड फिर उस वाइफ को मारने पीटने लग जाता है। तो इस तरह की सिचुएशन हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। ऊपर से देखिए, जब भी हमने जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है उसके अंदर हमने प्रोविजन बना रखी है कि हमें क्या चाहिए, वुमेन को प्रोटेक्शन ऑफिसर्स का कनेक्ट करना है। पर बहुत सारी स्टेट्स ऐसी हैं इंडिया के अंदर जिन्होंने प्रोटेक्शन ऑफिसर्स को अभी तक इम्प्लीमेंट ही नहीं किया, बहुत जगह अपॉइंट ही नहीं हुआ। जहां अपॉइंटमेंट हुई है वहां पे उनके पास ज्यादा काम है, या फिर उतने फंड्स नहीं है, उतने रिसोर्सेज नहीं है। इस वजह से होता क्या है, इस वजह से ये सारी सिचुएशन हमें यहाँ पे नेगेटिव सेंस में देखने को मिल जाती है। तो हमारी स्टेट को आगे आना पड़ेगा ताकि वो अच्छे से काम कर पाए, ठीक है ना। अगर वुमेन को हमने ये प्रॉपर प्रोटेक्शन ना दी, प्रॉपर उनके लिए सहूलियत ना करी, तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा मान सकते हैं कि हम अपनी महिलाओं के अगेंस्ट एक बहुत ही मेजर क्राइम कर रहे हैं। तो ये था हमारा आज का पहला एडिटोरियल। जो हम एडिटोरियल डिस्कस करेंगे वो है इंडिया अफ्रीका डिफेंस रिलेशंस से संबंधित, और इसको आप जीएस पेपर 2 के इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के साथ रिलेट कर सकते हो। तो देखिए मुद्दा क्या है, दरअसल में ना डिफेंस एक्सपो 2022 अभी रिसेंटली गांधीनगर गुजरात के अंदर हुआ। ये सर डिफेंस एक्सपो क्या चीज़ है, देखिए होता क्या है कि दरअसल में हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा अपनी जो लैंड पे, नेवल पे, एयरवेज पे, अलग अलग जगह पे जो हमारे सिक्योरिटी सिस्टम है उसका एक तरह का एक फ्लैगशिप इवेंट है। इसमें अलग अलग चीजें दिखाई जाती हैं कि किस तरह से ना मतलब हमारी अलग अलग फोर्सेस क्या काम कर रही हैं, हम मेक इन इंडिया की तरफ कैसे बढ़ रहे हैं, डिफेंस के अंदर जो हम चाहते हैं आत्मनिर्भरता को अचीव करना, वो कैसे अचीव कर रहे हैं, ठीक है। तो इस एक तरह हर चीज को हम दिखाने की यहाँ पे कोशिश करते हैं वर्ल्ड के सामने। अब ये जो इवेंट होता है हर 2 साल में एक बार होता है, मतलब अभी हुआ गांधीनगर गुजरात में ना 2022 वाला, ये दरअसल में 12वां एडिशन था इसका। इससे पहले जो 11th एडिशन था वो कहाँ हुआ था, वो हुआ था हमारे लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर, जो कब हुआ था 2020 के अंदर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि 2 साल में एक बार होता है। अभी जब ये डिफेंस एक्सपो हुआ उसी के साथ ही साथ इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग भी वहीं पर हुआ। अब देखो इंडिया अफ्रीका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, दोनों के बीच में रिलेशंस अच्छे होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गांधीनगर डिक्लेरेशन हमने देखी, इसके कॉरस्पॉन्डिंग की यहाँ पर क्या हुआ, हमने कोशिश करी कि आपस में कॉपरेशन को बढ़ाएं। किन चीजों के अंदर सर कॉपरेशन, देखो इसी चीज के अंदर कि अफ्रीकन डिफेंस फोर्सेस हमसे सीखें। आप जानते हो अफ्रीका हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट देखो पार्टनर है, सारी की सारी जितनी भी अफ्रीकन के अंदर कंट्रीज हैं आपस में, कल को वहां पे कोई नेचुरल डिजास्टर आता है तो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दी जा पाए, ठीक है ना, डिजास्टर रिलीफ किया जा पाए। इस तरह की चीजों के अंदर हम कॉपरेशन बढ़ाने की बात कर रहे हैं। उसी तरह से ना देखो हमारे न्यू दिल्ली के अंदर ही एक इंस्टीट्यूट है, मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस। ये एक तरह का थिंक टैंक है। यहाँ पर किस तरह से अलग अलग लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है ना, इंडियन गवर्नमेंट के डिफेंस हो गया, स्ट्रेटेजिक हो गया, सिक्योरिटी इश्यूज के कॉरस्पॉन्डिंग। तो हमने ये पर्टिकुलर चीजें अफ्रीकन कंट्रीज के लोगों के लिए भी एक्सटेंड करी हैं कि वो भी यहाँ पर आके अपनी फेलोशिप कर पाए, ठीक है। तो इस तरह के अलग अलग हम आपस में कॉपरेशन कर रहे हैं। अब आपस में देखो रिलेशंस इंप्रूव करने की जरूरत क्या है डिफेंस रिलेशंस के कॉरस्पॉन्डिंग, कि देखो इंडिया का ना पूरे अफ्रीकन रीजन के अंदर ही काफी अच्छे, देखो चाहे आप पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम से ले लो, काफी हमारी एंगेजमेंट वहीं से रही है। कुछ थोड़े बहुत माइनर इश्यूज भी रहे हैं, बट ओवर द टाइम हमने इंडिया और अफ्रीका के बीच में रिलेशंस अच्छे हुए देखते हुए मिले हैं। इसके साथ ही साथ हमें एक मेजर इशू देखने को मिलता है कि देखो एक साइड पे हमें देखने को मिलता है वेस्ट, बेसिकली यूएस हो गया, यूरोप हो गया एक साइड पे, ऑन द अदर हैंड रशिया चाइना दूसरी साइड के ऊपर। तो अफ्रीका किस तरह से दोनों के बीच में चूज करे, किस तरह से आपस में न्यूट्रल रहे, ठीक है ना। जैसे इंडिया भी एक तरह से न्यूट्रल रहने की कोशिश करता है, हम सबके साथ अलाइन होने की कोशिश करते हैं, पर किसी एक पर्टिकुलर, ऐसा नहीं है कि किसी के कहने पे हम कोई चीज करते हैं, नहीं, हम अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन करते हैं। तो अगर अफ्रीकन स्टेट्स को भी अपना इंटरेस्ट सिक्योर करना है, हम किस तरह से मेंटेन करें, ये चीज यहाँ पे देखने को मिल जाती है। बाकी आप जानते हो मैरीटाइम सिक्योरिटी, ठीक है, अगर आपने नोटिस किया हो तो सोमालिया के आसपास ना, ठीक है, ये सोमालिया के जो आसपास का रीजन है ना यहाँ पे, तो वहां पर पायरेट्स बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, पायरेसी होती है। मैरीटाइम सिक्योरिटी वेस्टर्न इंडिया ओशन के अंदर इंश्योर करना बहुत जरूरी है। तो इस तरह के जो अलग अलग चैलेंजेस हैं, अनरेगुलेटेड फिशिंग होती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है,
यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, आपस में कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, इंडिया और अफ्रीका, ये जो इश्यूज आ रहे हैं ना यहाँ पे मैरीटाइम सिक्योरिटी कॉरस्पॉन्डिंग, वहां पे वर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही आप जानते हो यहाँ पे क्या लाई करती है, ठीक है, ये देखो ये वाला एरिया क्या है, मेडागास्कर, और यहाँ पर मोजाम्बिक है, तो बीच में ये कौन सी चैनल है, मोजाम्बिक चैनल, ठीक है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट ये चोक पॉइंट बन जाता है, काफी छोटा एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे इश्यूज हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर प्रॉपर इन चोक पॉइंट्स के ऊपर हम कैसे इंश्योर कर पाए कि कोई इसको बंद ना कर दे, तो प्रॉपर सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन हो, वो सारी चीजें। इसके अलावा भी सिर्फ यही चोक पॉइंट नहीं है, ठीक है। एक तो ये मैंने आपको बता दिया चलो कि मोजाम्बिक चैनल वाला ये वाला हो गया, इसके साथ ही साथ बहुत सारे और चौक चोक पॉइंट्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ पर, ठीक है, मैप पे ध्यान से देखना, इस एरिया में यहाँ पर देखने को क्या मिलता है, बाबल मंदेब, ठीक है। इसके यहाँ पे इस साइड आपको रेड सी दिख जाएगा, इस साइड पे गल्फ ऑफ एडन दिख जाएगा, तो इन दोनों को कनेक्ट कौन करता है, बाबल मंदेब। यहाँ पर अलग अलग कंट्रीज हो गया, अर्थरिया हो गया, जिबूती हो गया, सोमालिया हो गया, और ऊपर वाली साइड यमन हो गया, तो काफी इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट आ जाता है। उसी तरह से अगर आप थोड़ा सा ऊपर जाओगे, इस मैप में नहीं दिखेगा, यहाँ पर देखने की कोशिश करना, इस एरिया की बात कर रहा हूँ, ये कौन सा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ठीक है ना। ये थोड़ा अगर आपको इसको बड़ा करना है, यहाँ पे बात कर रहा हूँ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किसको कनेक्ट करता है, एक साइड पे हमें देखने को मिलती है पर्शियन गल्फ, ठीक है, और दूसरी साइड पे गल्फ ऑफ ओमान। तो इस तरह के बहुत सारे ना स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट्स यहाँ पे हमें देखने को मिल जाते हैं। तो ये अगर हमें इनको सिक्योर करना है, प्रॉपर सीलिंग ऑफ कम्युनिकेशन इंश्योर करना है, तो इंडिया और अफ्रीका के डिफेंस रिलेशन अच्छे होने ही होने चाहिए। उसी तरह से देखो टेररिज्म के अगेंस्ट फाइट अगर आप नोटिस करो, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बोको हराम करके है, ठीक है, टेररिस्ट ग्रुप है, इस्लामिक टेररिस्ट ग्रुप है, ये हमें नाइजीरिया हो गया, चैड हो गया, नॉर्दर्न कैमरून हो गया, यहाँ पर देखने को मिल जाता है। उसी तरह से अल शबाब हो गया, ये हमें देखने को मिलता है सोमालिया वाले रीजन के अंदर। तो यहाँ पर अफ्रीकन कंट्रीज भी देखो बहुत ज्यादा इंपैक्टेड हैं टेररिज्म से संबंधित, इंडिया के ऊपर भी देखो बहुत सारे टेररिस्ट अटैक हुए हैं, तो यहाँ पर भी हम मिलकर आपस में टेररिज्म के अगेंस्ट एक फाइट कर सकते हैं। उसके साथ ही देखो चाइना का इन्फ्लुएंस, आप नोटिस कर ही रहे हो कि चाइना किस तरह से अलग अलग जगह पे अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। चाहे आप इंडिया के कॉरस्पॉन्डिंग देख लो, हम्बन टोटा पोर्ट हो गया, म्यांमार के साथ कोऑर्डिनेशन है, पाकिस्तान के अंदर ग्वादर पोर्ट हो गया, ठीक है ना। उसी तरह से जिबूती के अंदर अगर आप अफ्रीका में देखना चाहो ना, तो जिबूती के साथ साथ और भी कंट्रीज के अंदर यहाँ पर कोशिश है चाइना की कि इंडियन ओशन रीजन के अंदर अपना अपना वो इन्फ्लुएंस बढ़ाता जाए। अगर इसको कम करना है तो दोनों पर्टिकुलर इंडिया और अफ्रीका एज ए यूनिट दोनों को साथ में आना ही पड़ेगा। साथ ही साथ देखो इंडिया अपने डिफेंस एक्सपोर्ट्स को भी बूस्ट कर सकता है। किस तरह से, देखो अगर आपने नोटिस किया होगा ना, तो इंडिया ने जो मेक इन इंडिया स्टार्ट किया, या फिर डिफेंस के अंदर हमने काफी अच्छा काम किया है। हमारे देखो पहले हम काफी इंपोर्ट डिपेंडेंस से, आज भी हैं, पर एक्सपोर्ट्स हमारे कंसिस्टेंटली बूस्ट होते जा रहे हैं पिछले 5-6 सालों के अंदर। अभी हमने रिसेंटली 12,800 करोड़ से भी ज्यादा का एक्सपोर्ट किए हैं डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं, काफी स्ट्रॉन्ग राइज है। पिछले 5 सालों में देखें ना तो 334% का राइज हुआ है हमारे एक्सपोर्ट्स के कॉरस्पॉन्डिंग। तो एक अच्छा खासा पोटेंशियल हमें नजर आता है अफ्रीकन कंट्रीज के कॉरस्पॉन्डिंग। बाकी आप जानते हो जो यूएन पीस कीपिंग फोर्सेज है, मैं पहले भी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, जो ब्लू हेलमेट्स इनको बोलते हैं, तो इंडिया हैज बीन वन ऑफ द की कंट्रीब्यूटर्स। और अफ्रीका के अंदर बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर यूएन पीस कीपिंग फोर्सेज की रिक्वायरमेंट रहती है, क्योंकि कुछ ना कुछ इश्यूज यहाँ पे हमें देखने को मिल जाते हैं। तो इंडिया एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन यहाँ पे हमें देखने को कर सकता है इंडिया अफ्रीका डिफेंस रिलेशनशिप को बूस्ट होते हुए। पर देखो कुछ चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस क्या है, पहला तो देखो वही है कि चाइना का बहुत ज्यादा यहाँ पे स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया भी। उसी तरह से देखो इंडियन नेवी का एक थोड़ा सा इशू है रिगार्डिंग लो कैपिटल एलोकेशन। हमारे यहाँ पे देखो थोड़े बजटरी कंस्ट्रेंट्स रहते हैं, ठीक है ना, उसकी वजह से हम फ्यूचर में उतना ज्यादा प्लानिंग या फिर जो हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो सारी चीजें नहीं हो पाती। बाकी अफ्रीका के अंदर भी देखो बहुत सारे इश्यूज कहीं ना कहीं आपस में ही स्टेट्स के कंट्रीज के बीच में, और विद इन द कंट्री भी बहुत सारे आर्म कन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलते हैं। फिर यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस की रिक्वायरमेंट रहती है। तो अफ्रीका आपस में अपने आप में एक स्टेबल कॉन्टिनेंट नहीं बोला जा सकता, इस वजह से यहाँ पे इश्यूज होंगे। बाकी देखो इंडिया के कॉरस्पॉन्डिंग ये है कि इंडिया को ऐसा बोला जाता है कि इंडिया प्रॉमिस ज्यादा करता है पर उनको पूरा नहीं कर पाता, और अगर पूरा करता है तो एक लंबा टाइम लग जाता है, तो टाइम डिलेज हो जाते हैं कुछ ना कुछ, ठीक है। तो इस वजह से ये थोड़े हमें वर्क करना होगा इन चीजों के ऊपर, अगर हम चाहते हैं इंडियन अफ्रीकन डिफेंस रिलेशनशिप आने वाले टाइम के अंदर बेहतर हो पाए। बाकी इसके साथ ही देखो ये जो मैंने आपको बताया भी, ठीक है ना, कुछ मैरीटाइम क्राइम्स होते रहते हैं, ठीक है, मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था, ठीक है। उसी तरह से आप नोटिस कर सकते हो कि हमें कुछ अपने एरियाज आइडेंटिफाई करने होंगे। एक्चुअल में है क्या, बहुत सारे नए नए एरियाज आते जा रहे हैं, जैसे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो गया, ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो गया, इलीगल माइग्रेशन हो गया, कुछ नए नए चैलेंजेस आ रहे हैं, कुछ पुराने चैलेंजेस भी हैं। तो क्या हमारी प्रायोरिटी पे क्या होना चाहिए, कौन से हम बाद में टैकल कर सकते हैं, यहाँ पर सहमति बनना थोड़ा सा मुश्किल है, या फिर थोड़ा टाइम लग जाता है इन चीजों के कॉरस्पॉन्डिंग। बाकी देखो हमारी मिनिस्ट्रीज अलग अलग हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भी यहाँ पे वर्क करती है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भी, दोनों के बीच में कई बार आपस में सिंक्रोनाइजेशन नहीं होता, दोनों के बीच में थोड़ा तालमेल मिसिंग होता है, तो इस वजह से भी इश्यूज आ जाते हैं। तो ये सारे कंसर्न्स रहते हैं एज अ चैलेंज बिटवीन इंडिया अफ्रीकन डिफेंस रिलेशनशिप।
अगर इनको इंप्रूव करना है सर तो क्या करें, तो इंडिया को वर्क करना होगा कि अफ्रीकन की हम नीड्स को अच्छे से समझें और ध्यान से, ठीक है, मिलिट्री टू मिलिट्री इंगेजमेंट यहाँ पे अपने अंदर बढ़ा पाएं एंड अकॉर्डिंगली देख पाएं कि कौन से पर्टिकुलर ऐसे पैरामीटर्स हैं जहां हमारे सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगे, और जिन पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स का हमारा डिले चल रहा है हम इंश्योर करें कि उनकी प्रॉपर टाइम के बेसिस पे डिलीवरी कर पाएं, ठीक है ना, प्रॉपर उनको टाइम के ऊपर खत्म कर पाएं। ये सारी चीजें, जो नए एरियाज आ रहे हैं उनको कैसे वर्क करना है, दोनों आपस में कोऑर्डिनेट करें। और देखो, आपस में डिफेंस कॉपरेशन को बढ़ाना है ना, तो कुछ अफ्रीकन नेशंस हो, इंडिया हो, और यूएस का जो अफ्रीकॉम है, ठीक है, यूएस अफ्रीकन कमांड है, ये एक तरह से जो भी कोई क्राइसिस आता है उस बेसिस के ऊपर किस तरह से रीजनल सिक्योरिटी को इंश्योर कर पाए, स्टेबिलिटी, प्रॉस्पेरिटी, और जो रॉन्ग एक्टर्स हैं, मलाइन एक्टर्स जो होते हैं, उनको हम हटा पाएं। यहाँ पर इस तरह से अगर कोऑर्डिनेट करेंगे ना, तो इंडियन अफ्रीकन रिलेशनशिप हमें आने वाले टाइम के अंदर बेहतर होते हुए डेफिनेटली मिल सकते हैं। आई होप आपको ये आर्टिकल बहुत अच्छे से समझ आया होगा। चलते हैं हमारे तीसरे आर्टिकल की तरफ, जो है जुवेनाइल जस्टिस लॉ। देखो, ये आप जीएस पेपर 2 के इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के साथ रिलेट कर सकते हो, बट ये वाला आर्टिकल मैं आपके साथ कल डिस्कस करूंगा। कुछ अर्जेंट काम की वजह से मुझे पर्सनली कहीं जाना पड़ रहा है, ठीक है, बट आई विल इंश्योर कि आपके साथ ये कल मैं इसको डिस्कस करूं बहुत अच्छे से डिटेल में, ठीक है। तो फ्रेंड, दिस इज फॉर टुडेज डिस्कशन। आई होप आपको आज की डिस्कशन अच्छे से समझ आई होगी। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।